हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती है। हम लोग पॉलिटी में बहुत अच्छे से कर रहे थे, हमारा यूनिट 2 अच्छे से चल रही है। मुश्किल से 3 से 4 सेशन और आएगा और आराम से यूनिट 2 हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे, अगर आपने सही से सेशंस लिए हैं तो आपको थोड़ी सी मजबूती तो आप पॉलिटी में जो मेंस का सेगमेंट है वहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में। इसके पहले प्रशासनिक संबंध हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अगर बात करें केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, वित्तीय मतलब हो गया पैसों के लेन देन से टोटली बात करनी है। कुल मिला के 5 मुद्दे रहेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, संवैधानिक व्यवस्था क्या दे रखी है, कि मतलब भारत के संविधान में ही ऐसी क्या बात कही है जिसमें वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य की बात। अगली बात है, केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का वितरण है वो कैसे किया गया है संविधान में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बात करेंगे केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, मतलब चाहे आयोग हो या जीएसटी काउंसिल हो, उसके द्वारा किस हिसाब से जो केंद्र का जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं वित्त आयोग उसकी सिफारिश करता है तो दिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं, राज्यों के वित्तीय हितों में सुधार करने के क्या प्रावधान हैं, क्योंकि राज्य हमेशा कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय स्वायत्ता चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि कुल मार तो पैसे की ही है ना, पूरे विश्व में। तो हर राज्य भी यह चाहता है कि भाई हमारी स्थिति बेहतर हो। आगे, वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल क्योंकि ये भी वित्तीय से जुड़ रहा है, तो भारत में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कब कब लगती है, कैसे लगाई जा सकती है, इन सब बारों पे चर्चा करेंगे। तो कुल यही 5 पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपसे बात की जाए कि जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध हैं वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम से। ठीक है, देखो 1935 का जो अधिनियम है, भारत में वित्तीय जो बंटवारा है यहीं से जोड़ा गया है, क्योंकि ये शुरुआत में यहीं दिया गया था। ठीक है, इसके पहले जितने अधिनियम आए थे वहाँ सब नहीं, यहीं से शुरुआत हुई वित्तीय बंटवारे की। और संविधान में 264 से लेके 291 तक जो अनुच्छेद हैं वहाँ पे भारत के जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसके बीच के वित्तीय संबंधों को अच्छे से समझाया गया है। तो हमें यही पढ़ना है, इसी में सब कुछ अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 265। ये क्या कहता है, 265 के अनुसार मात्र कार्यपालिका के आदेश पर, कार्यपालिका क्या होती है, देखिए कार्यपालिका वो होती है जो कैबिनेट है, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो कार्यपालिका होती है। ठीक, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो। ठीक, और उस कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मात्र कार्यपालिका के आदेश के अनुसार कोई कर नहीं वसूला जाएगा या लगाया जा सकता है। जैसे अगर कैबिनेट ने डिसाइड किया कि चलो ये नया कर लगा देते हैं या नया टैक्स ला देते हैं, इससे कुछ इनकम हो जाएगी सरकार की, लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही इसको लागू किया जा सकता है। तो कैसे लागू करेंगे, कर लगाने के लिए कानून बनाना अनिवार्य है, मतलब संसद में विधेयक पास हो और उस पे राष्ट्रपति साइन दे, तब जाके कहीं ना कहीं क्या होगा, कानून पास होगा, उसके बाद ही कर लगाया जाएगा। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 265 में। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जो प्रीलिम्स है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका क्या कर सकती है, अपने आदेश के अनुसार नए कर को जोड़ सकती है या हटा सकती है। तो कहिएगा नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं हम लोग नंबर 2, अनुच्छेद 266, क्योंकि 65 हमने देख लिया। देखो 266 में कहा गया है संचित निधि और लोक लेखा खाता, इन दोनों के बारे में बात की गई है। देखो भारत की जो संचित निधि है वो क्या है, लोक लेखा अकाउंट वो क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा विवरण बनाया है और ये विश्वास करिए मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, अगर आपसे वित्तीय संबंधों पे क्वेश्चन आएगा या संचित निधि या लोक लेखा खाता के बारे में पूछती है यूपीएससी, यही लिख देना बस। देखो पहला, अगर संचित निधि की बात करें तो इसमें क्या है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण इसमें शामिल होते हैं।
जैसे भारत सरकार ने क्या किया, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से या किसी भी संस्था से या किसी देश से हमने अगर ऋण लिया है तो वो संचित निधि का भाग होगा, नंबर 1। दूसरा, किसी देश या देश के किसी राज्य, मतलब जैसे आपने क्या किया, श्रीलंका को उधार दिया या किसी भी देश को दिया, बगल में जितने पड़ोसी हैं उनको दिया, या यूरोप में किसी देश को दिया, अफ्रीका में किसी देश को आपने ऋण दिया, या हमने अपने राज्यों को ऋण दिया, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है ना, गुजरात, किसी को भी हमने ऋण दिया, तो उस पर जो ऋण पर जो ब्याज मिलता है ना, उस ब्याज को भी हम कहाँ शामिल करेंगे, संचित निधि में। इस बात को ध्यान रखना है। हम ऋण लेंगे तो जो पैसा आएगा वो भी संचित निधि में जाएगा, या हमने किसी को ऋण दिया है तो उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो भी संचित निधि में जाएगा। नंबर 3, सरकार द्वारा वसूला जाने वाला राजस्व कर। सरकार द्वारा वसूला जाने वाला जो राजस्व कर है, जैसे सीमा उत्पाद हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, GST हो गया, ये सब जितने टाइप के कर वसूलती है भारत सरकार, वो सभी कर किसके हिस्से की राशि होती है, संचित निधि की होती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, बिना संसद के अनुमति के धन नहीं निकाला जा सकता। याद रखिए, हमेशा एक विधेयक पास करना होगा जिसे हम लोग धन विधेयक कहते हैं। याद होगा, आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो। ठीक है, तो धन विधेयक निकाल लाते हैं, उसके मदद से ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो हर साल भारत सरकार बजट लाती है ना, तो वो बजट संचित निधि से पैसा निकालने के लिए ही लाती है। ठीक है, अगली बात, प्रत्येक राज्य के लिए भी संचित निधि की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 266 के तहत। आगे, वे भी बिना विधेयक की अनुमति के धन नहीं निकाल सकते हैं संचित निधि से। तो हर राज्य के में भी अपनी अपनी संचित निधि होती है, केंद्र सरकार की संचित निधि तो होती ही है। और ये क्या कर सकते हैं, जब तक कानून पास नहीं, मतलब जब तक विधेयक नहीं लाएंगे और जब तक विधेयक को पास नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है, संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोक लेखा खाता। ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यह संचित निधि का भाग नहीं है। अगर UPSC प्रीलिम्स में आए कि लोक लेखा खाता भी संचित निधि का भाग है लेकिन इसका प्रक्रिया अलग है, ऐसा करके ऑप्शन बनाएगी तो आप कह दीजिएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करेंगे, अनुच्छेद 266(2), मतलब 66 में ही आएगा लेकिन सबसेक्शन 2 में आएगा। इसमें कहा जाता है कि भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग लोक लेखा खाता होगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, संचित निधि जब अलग अलग है तो लोक लेखा खाता भी अलग अलग होगा। आगे, संविधान अनुच्छेद 266(2) में भारत के अन्य सभी सार्वजनिक धन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा गया है भारत के अन्य सभी सार्वजनिक धन किस में आएंगे, लोक लेखा खाता में आएंगे। इसकी में तो बता दिया कि जो भी वसूला जाता है, ये मतलब किसी देश से हम ऋण लेते हैं, देते हैं, उस पर जो ब्याज मिलता है, ये सब होता है संचित निधि में। लेकिन उसके अलावा जितना सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक मतलब जनता का धन, किसका, जनता का धन, वो लोक लेखा खाता में सम्मिलित किया जाएगा। तो सार्वजनिक धन का मतलब क्या हुआ, आप प्रोविडेंट फंड खुलवाते हैं, प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि खाता है ना, भविष्य में आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं बैंक में और बैंक उस पर ब्याज देती है। ध्यान रखिएगा, जो भविष्य निधि जमा खाता होता है लगभग 15 साल के लिए मिनिमम होता है। ठीक है, तो 15 साल इसका सरकार यूज करेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए, अगला है न्यायिक जमा हो गया, विभागीय जमा हो गया, बचत आपने कोई किया है, बैंक में आपने कोई बचत की है सरकार के स्कीमों में, तो ये सब पैसा कहाँ होता है, सार्वजनिक खाते में आता है। ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक धन के रूप में जाना जाता है और इसको हम लोक लेखा खाता के रूप में जानते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, लोक लेखा के धन को निकालने के लिए संसद या विधानमंडलों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है उन्हें किस चीज़ की, बोलिए किस चीज़ की, किसी भी अनुमति की। वो जब भी भारत सरकार चाहे इस निधि की पैसा निकालती है, प्रयोग करती है, फिर इस पर डाल देती है। ठीक है, चलिए, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी संचित निधि और लोक निधि में, लोक लेखा खाता में, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बात करते हैं। एक तीसरी निधि है जिसे हम कहते हैं आकस्मिकता निधि, मतलब कंटिजेंसी फंड, अनुच्छेद 267। ठीक, हमने 65 देखा, 66 देखा, अब बात करते हैं 67। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि कंटिजेंसी फंड ये क्या है,
देखो, संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। जैसे मान लो भारत सरकार ने एक नियम रूल लाया और उस रूल में कहा गया कि भैया देखो, हमें क्या करना है, ये काम आगे चल के करना है। तो सरकार क्या करेगी, जैसे मान लेते हैं एनडीआरएफ है ना, एनडीआरएफ टीम होती है। तो सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसा प्रोविज़न बना लिया कि अगर कोई बाढ़ इलाका, कोई बाढ़ आ गई किसी क्षेत्र में, या कहीं आंधी तूफान आ गया, या कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, कुछ भी ऐसा जो आपत्ति वाली चीज़ है, वो ऐसी कुछ घटना घट जाती है जो आकस्मिक है ना। तो उसके लिए क्या करती है सरकार, कानून के द्वारा या विधेयकों को पारित करा के कानून बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो वहाँ से क्या करती है, उस टाइप का एक रिजर्व बना देती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये धन जमा कर दिया जाता है। जब वह घटना घटेगी, तो वह पैसा वहाँ से निकाल के यूज में लाया जाएगा। परंतु यह निधि संसद के बजाय भारत सरकार के अधीन होती है। देखो, संसद में बात आ गई, लेकिन यूज कौन करेगा? सरकार। अगर मान लो इमरजेंसी है, अब सरकार को पैसा यूज करना है, तो क्या फिर वहाँ पे अनुमति लेने की संसद की ज़रूरत पड़ेगी? तब तो पता चला कि बहुत डिले हो जाएगा मामला। इसीलिए वो किसके अंदर में रखी जाती है? भारत सरकार के अधीन। और कहा जाता है कि यह जब वह कंडीशन आएगी तब इस निधि का प्रयोग किया जाएगा, तथा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद, सीधी सी बात है, वो औपचारिकता होती है, राष्ट्रपति तुरंत साइन कर देते हैं, धन निकाला जा सकता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। तो ये रही हमारी आकस्मिकता निधि। एक बात ध्यान रखिएगा, यह केंद्र और राज्य की अलग अलग निधि होती है, तो राज्य भी अपने लिए ऐसी निधि का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 267 में लिखा गया है। ठीक, तो जब भी यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन आएगा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से लिख लेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा खाते का उपयोग किस प्रकार सरकार कर सकती है? ठीक है, तो सरकार क्या कर सकती है बताइए ना। तो आप बताइएगा कि सरकार क्या कर सकती है। जो लोक लेखा खाता है उसमें सार्वजनिक धन होता है, और सार्वजनिक धन का एक बेहतर प्रयोग करके सरकार उस पर ज़्यादा ब्याज दे सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकती है। आप बढ़िया से क्या करेंगे, लोक लेखा समिति के बारे, मतलब लोक लेखा खाते के बारे में बताएंगे और आराम से एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे आज तक जो यूपीएससी मैंने क्वेश्चन देखे यार, मुझे ना मैं आपको बताऊं, रियलिटी जो है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, मतलब वित्तीय जो संबंध है, उस पर एक भी क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, एक भी क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो आगे भी चांसेस मुश्किल ही हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन है सब्जेक्ट है तो पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से इसको ख़त्म करूँगा, आप चिंता ना कीजिए, लेकिन जानते रहिए। आगे बात करते हैं केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। देखो, 3 प्रकार से करों का वितरण किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अगर संघ सूची की बात किया जाए तो केंद्र सरकार ही क्या करेगी, उस कर को लगाएगी, उसका वसूल करेगी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा राज्यों को दे देती है। ठीक है, अगला राज्य सूची में राज्यों को ही अधिकार होता है कि वही लगाएंगे, वही वसूल करेंगे, वही प्रयोग करेंगे। समवर्ती सूची दोनों है, लेकिन इसमें बहुत कम विषय दे रखे हैं, तो ध्यान रखना है। जैसा हमने पढ़ा था प्रशासन में, वैसे यहाँ भी है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 268। हमने 67 तक पढ़ लिया था, अब बात करेंगे 268। इसके अनुसार यह कहा गया है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है ना, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, जब आप कोर्ट में जाते हैं या कोई काम करते हैं तो वहाँ पे स्टैम्प लगता है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन यह वसूली राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तथा इसका प्रयोग भी राज्य सरकार करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन कहता है ये बात? अनुच्छेद 268। 269 में क्या लिखा है? लिखा है वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रय विक्रय पर केंद्र उस पर कर लगाएगी तथा वसूलेगी, किंतु बाद में उस धन को उन राज्यों को सौंप देगी। देखो, ये पहले होता था, पहले आता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी लगता था, जिस पे क्या करती थी सरकार, 2% लेती थी। जैसे मान लेते हैं 1 लाख का माल जा रहा है, बॉर्डर जब क्रॉस करेगा तो 2% का टैक्स आपको देना पड़ेगा।
अब 2% का टैक्स मान लेते हैं यूपी से हरियाणा गया या यूपी से दिल्ली गया, तो 2% का टैक्स लग गया। जहाँ जा रहा है उसको मिल जाएगा, जैसे दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली सरकार को वो 2% मिल जाएगा। अब दिल्ली से कोई माल आया यूपी में, तब 2% फिर मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? फिर मिल जाएगा यूपी को। ठीक, तो इस तरह होता था, लेकिन इस समय जीएसटी आ गई है तो ऐसा कोई कर रहा नहीं है। चलिए आप आगे बात करते हैं अनुच्छेद 270। संघ सूची के अधीन जो कर वसूले जाएंगे और उसे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है। 270 में कहा गया है कि जो संघ सूची के अधीन, जैसे हमने देखा ना, कुछ हिस्सा राज्यों को दे देगा, तो भाई वो कुछ हिस्सा कौन डिसाइड करेगा? तो सरकार क्या करती है, उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन करती है ना। तो वित्त आयोग क्या करेगा? सिफारिश देगा कि कितना कितना पैसा हमें किसको देना चाहिए, उस हिसाब से सरकार उसको वितरित कर देगा। लेकिन ध्यान रखना है, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि सरकार दे ही। बस वो इसलिए देती है क्योंकि वो समग्र विकास चाहती है और राज्यों से को क्या कर, सीधी सी बात है, केंद्र सरकार, भाई केंद्र सरकार का दायित्व तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन उससे ज़्यादा देखा जाए तो राज्य भी बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए राज्यों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। अर्थात केंद्र सरकार वित्त आयोग जो राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यही बात कही गई है अनुच्छेद 270 में। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 271 की। इसमें कहा गया है जो केंद्र है वो सरचार्ज भी लगा सकता है। देखो सरचार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरा टैक्स बना 1 लाख रुपए, ठीक, और सरकार ये कह दे कि जिनका टैक्स साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको 2% इन्वायरमेंट टैक्स देना पड़ेगा, पर्यावरण टैक्स मान लेते हैं, पर्यावरण कर देना पड़ेगा। तो वो कौन दे सकता है भाई? जो सच में जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है तो वो पैसे वाला ज़्यादा है तो वो 2% और दे देगा। लेकिन वो 2% किसका? उस टैक्स का 2%, उसको कहा जाता है सरचार्ज। अपनी इनकम का 2% नहीं, उस टैक्स का। मान लेते हैं मेरी इनकम पे 1 लाख का टैक्स बना तो उसका 2% मतलब 2000 रुपये मुझे इन्वायरमेंट टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये सरचार्ज क्यों लगाती है सरकार? इसलिए लगाती है क्योंकि जीएसटी के अतिरिक्त दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इनकम टैक्स के अतिरिक्त, जीएसटी से अतिरिक्त, जिससे क्या होगा, राज्य को नहीं मिलेगा ये पैसा, तो मिलेगा किसको? भारतीय संचयी निधि का खाता होगा, क्योंकि हिस्सा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने ये कर किस लिए बनाया होगा? किसी विशेष उद्देश्य के लिए। जब कोई विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया है तो वो उसी विशेष कार्य के लिए ही धन प्राप्त करना है, उसी में ही लगाया जाएगा, इसीलिए ये संचित निधि का भाग हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो केंद्र सरचार्ज लगाने का अधिकार रखता है, लेकिन इनकम टैक्स या जीएसटी इसके अतिरिक्त लगाया जाता है। जो ज़्यादा पे कर रहे हैं उनके ऊपर लगाया जा सकता है, जैसे इन्वायरमेंट टैक्स, पॉल्यूशन टैक्स, है ना, इस तरह से। या देखो कभी कभी सेस लगाया जाता है, सरचार्ज लगाया जाता है एजुकेशन को लेके। वैसे अभी भी चल रहा है 1% तो लगता ही है एजुकेशन सेस। तो वो क्या होता है, जो बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे उनके लिए सरकार क्या करती है, उन पैसों को खर्चा करती है। ठीक है, तो ऐसे केंद्र सरकार क्या कर सकती है, सरचार्ज लगा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं लगा सकते हैं। ठीक, यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर ऑप्शन आ जाए कि नहीं राज्य सरकारों को भी सरचार्ज लगाने का क्या है, प्रावधान है, तो कह दीजिएगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो जल्द से जल्द उम्मीद है 2 से 3 सेशन और आएंगे तो हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट 3 पे तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। और हाँ, जीएस पेपर 3 को भी आप देखते रहिए क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार उसमें भी 2 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।